मैं ईडी पर भी आऊंगी। रशीद किदवई, मुस्कुरा रहे हैं आप। तो अभी राम मंदिर जनवरी में, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ ओबीसी का एजेंडा लेकर, कास्ट सेंसस का एजेंडा लेकर कांग्रेस भी शामिल हो गई क्षेत्रीय दलों की मांग में। दोनों में वर्सेस कास्ट सेंसस वर्सेस राम मंदिर, कौन एज लेता हुआ दिखेगा 2024 में? मुद्दा बनेगा ओबीसी का। जी देखिए, गरिमा जी जो आप कह रही हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका जवाब तो 24 के चुनाव के बाद ही आएगा। लेकिन प्रथम दृष्टि में जो प्रतीत होता है कि एक दिलचस्प मुकाबला है। देखिए, हमारे देश की जो इस समय की राजनीति है उसमें एक तो पूरा जो एनडीए है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा जो एक उनकी पर्सनालिटी कल्ट है, और दूसरी तरफ एक क्षेत्रीय दल है और तीसरी तरफ कांग्रेस है। अब कांग्रेस जो है इसमें कमजोर पड़ी थी। ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें कम से कम 3 राज्यों में ये बात साबित हो जाएगी कि कांग्रेस कितने पानी में है। अगर कांग्रेस मजबूत है तो फिर ये इंडिया गठबंधन की जो है उसको गति मिलेगी और 24 में एक एक बड़ा टकराव होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे आकलन में हो सकता है कि एक हंग हाउस हो, किसी राजनीतिक दल को एक बिल्कुल मतलब जो एनडीए और इंडिया अलायंस है किसी को जो है बिल्कुल एक जो है स्पष्ट बहुमत ना मिले। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण जो 23 का चुनाव है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस किस किस्म की जीत दर्ज करती है। मध्य प्रदेश में कैसा उसका प्रदर्शन रहता है, राजस्थान में कैसे रहता है। क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय दल है जैसे डीएमके है, टीएमसी है, जेडीयू या आरजेडी वगैरह, वो अपने राज्यों में मजबूत है, उसके ऊपर किसी को बहुत ज्यादा संदेह नहीं है। तो ये जो वोटों का या सीट्स का जो एक कमजोर कड़ी है वो कांग्रेस रही है। और कांग्रेस अगर 100-125 सीटें लाने की स्थिति में आ जाती है लोकसभा के चुनाव में, तो वो अब बात ये होती है कि 18 में भी ऐसी हुआ था, कांग्रेस ने राज्यों में प्रदर्शन अच्छा किया लेकिन फिर लोकसभा में नहीं किया। तो गरिमा देखिए, हर एक समय की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। नहीं, मैं 18 यही का आपसे चुनाव पूछना अलग चाहती था, हूँ 19 रशीद, का और यही 23-24 का पूछना चाह रही अलग हूँ होगा कि 2018 और 19 का जो कॉम्बिनेशन हम बताते हैं कि 18 में जीत गई कांग्रेस तीनों राज्य, 19 में तीनों राज्यों में क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर लिया, तो 2024 ये अलहदा कैसे देखें फिर हम? पहली बात जैसा मैं कह रहा हूँ गरिमा, अलग चुनाव अलग अलग होते हैं। और दूसरी बात देखिए, इस समय जो भी आकलन सर्वे एजेंसीज भी कर रही है, वोट परसेंटेज दोनों राजनीतिक गठबंधनों का करीब 45-45% है। और ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संख्या के आधार पर जो इंडिया अलायंस है वो इंडिया अलायंस के बराबरी के ऊपर आ रहा है। ये मतलब स्टैटिस्टिकली स्टैब्लिश हो गया है। अब सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात गरिमा, एक और चीज आप देखिए कि हमारे देश में एक साइकिल होती है, 10 साल का साइकिल होता है, एक पीरियड होता है, फिर बदलाव होता है और फिर अब ये बदलाव का ही समय नजर आ रहा है। देखिए, जब भी कोई बड़ा मजबूत व्यक्ति या व्यक्तित्व होता है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जितने भी, वो उनके बाद में हमेशा La 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 la। राहुल राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड गठबंधन हुआ, मतलब 77 में, 89 में, 96 में, 2004 में, हमेशा एक गठबंधन सामने आता। वो गठबंधन चले ना चले वो दूसरी बात है। और गठबंधन हमेशा उसमें वैचारिक रूप से मतभेद होते हैं, वो एक जैसा नहीं होता। मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी पहले कोहेसिव थी या आज भाजपा कोहेसिव है, इसकी उम्मीद हमें इंडिया अलायंस से नहीं करनी चाहिए। उसमें खटपट भी होगी, विरोधाभ्यास भी होगा, बयानबाजी भी होगी, नुक्ताचीनी होगी, लेकिन वो जमे रहेंगे क्योंकि उनके नहीं, पास लेकिन कोई और 77 विकल्प की नहीं है। आप रशीद किदवई बात कर रहे हैं, 77 की, भाई 77 में तो इमरजेंसी लग चुकी थी, जेपी आंदोलन हो चुका था, अनंत विजय। क्या अभी 2024 में 1977 वाली सिचुएशन है कि भाई सारे गैर कांग्रेसी लोग साथ आ गए और इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका? ऐसी सिचुएशन है? वो मोमेंटम दिख रहा है आपको? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑडिबल। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की स्थिति बिल्कुल नहीं है। और जो हम इस आधार पर विश्लेषण करते हैं कई बार ये कहते हुए कि दूसरी पार्टियों की गलती से कोई पार्टी जीत जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चूक कर देते हैं हम चूक यहां पे कर देते हैं कि जो दूसरी पार्टी गलतियां कर रही है और जो सामने वाली पार्टी जीतती है, उसमें सामने वाली पार्टी को बहुत अपने विजन और अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता को विश्वास दिलाना पड़ता है। और ये हम 77 से देखें तो 2009 को छोड़कर, बल्कि 9 को भी मान लें,
19 तक ये हमें दिखाई देता है कि कहीं भी किसी की गलती से निगेटिव वोट से कोई सरकार नहीं बनती। मुझे लगता है कि जब तक सकारात्मक मतदान नहीं होगा इस देश में, कोई सरकार सिर्फ नकारात्मक मत से नहीं बन सकती है। और इसका उदाहरण है, इसका विश्लेषण भी किया जा सकता है, और मैं जो बोल रहा हूं वो आंकड़ों के आधार पर लेकिन बोल रहा हूं। 2014 में तो जो सरकार बनी वो नकारात्मक वोटिंग से ही बनी, यूपीए नहीं, के गरिमा खिलाफ जी, एंटी इनकम्बेंसी थी। ये जो है ये पेडेस्ट्रियन व्यू है, ये बड़ा सामान्यकरण है। मुझे लगता है कि वो नकारात्मकता से नहीं बनी। नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को एक भरोसा दिलाया कि आपके सामने एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है और उनकी ये नीतियां हैं। ठीक है। अभी हमें ये बता दीजिए कि विपक्ष के सामने जो विपक्ष गठबंधन है उनकी क्या नीतियां हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका विदेश नीति को लेकर क्या विजन है, उनका आर्थिक नीति को लेकर के क्या विजन है, उनका इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर क्या विजन है, उनका बैंकिंग को लेकर क्या विजन है, अर्थनीति क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो जनता को इन सारी चीजों के अलावा, नकारात्मकता के अलावा सकारात्मक भरोसा भी आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। अनंत विजय, लेकिन क्या 2014 से पहले, क्या 2014 से पहले, मैं एक कंपैरेटिव व्यू भी समझना चाहती हूँ विनोद जी, सवाल आपसे रहेगा, लेकिन क्या आपने अर्थनीति, विदेश नीति की बात की? भाई 2014 से पहले भी हमने सुना था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, विदेशों से काला धन ले आने की बात थी, 15 लाख अकाउंट में भी जाने की बात थी, किसानों की आय दोगुनी होगी ये भी बात थी, गरीब नहीं रहेंगे इस देश में ये भी बात थी। तो विनोद जी, क्या वाकई जब चुनाव में जाती हैं राजनीतिक पार्टियां तो ये ब्लूप्रिंट जिसकी बात अनंत विजय कर रहे हैं कि विपक्ष के पास ना अर्थनीति, ना विदेश नीति, ना सार नीति, ना साथ नीति, कुछ है नहीं, ये भारी पड़ेगा विपक्ष को क्या? मैंने किसी टेलीविजन चैनल पे, मैं चाहता हूँ एक टेलीविजन चैनल पे आप ही करवाइए डिबेट जी, और इनकी नीतियों पे भी बहस हो जाए। जो बताया जा रहा है कि बड़ी पुख्ता नीति है, मिसाल के तौर पे फॉरेन पॉलिसी बड़ी हमारी स्ट्रांग। भारत में आज फॉरेन पॉलिसी पे पहली बार कई वर्षों में कोई कॉन्सेंसस नहीं है, एक राय नहीं है कई मुद्दों पर, और खासकर ये वो मुद्दे हैं जो फर्स्ट कजन लगते हैं उन मुद्दों के जो मुद्दे बीजेपी डोमेस्टिकली उठाते हैं। जो मैं माजरत चाहता हूं ये, लेकिन बात मुझे पॉइंट आउट करनी जरूरी है कि एक ट्वीट आया सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री का, जब हमास का अटैक हुआ इजराइल के अंदर जाके, फिर दूसरा ट्वीट आया और उसके करीबन 8-10 दिन के बाद फॉरेन पॉलिसी जो फॉर्मुलेट करते हैं विदेश मंत्रालय, उनका एक कंसिडर्ड बयान आया। जिन मुद्दों पर कंसिडर्ड बयान आने चाहिए उन मुद्दों पर दोस्ती इजहार करने वाले बयान पहले आते, और मैं समझता हूं कि ये सोच विचार पूरे देश को करना पड़ेगा और उन लोगों को भी, हमारे मित्र अनंत विजय जी को भी करना पड़ेगा कि अगर इस तरह से ये पोजीशनें फॉर्मुलेट होंगी तो हमने जो इतनी मेहनत करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे मुल्कों के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ हमारे संबंध अच्छे किए, इसी सरकार ने किए, जिनके चलते वो कॉरिडोर बनने वाला था, इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज के दिन उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या फ्यूचर? मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल है तो क्या फ्यूचर है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को, जिसको कि ये सरकार अपना प्रथम प्रतिद्वंदी मानती है, उसको आइसोलेट किया था उनके अपने ही वर्ल्ड में, उम्मा में, उनकी अपनी ही सो कॉल्ड उम्मा में, उसका आज के दिन क्या परिणाम? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बदकिस्मती यह है कि इस देश में कोई सिंसियर बहस हो ही नहीं रही सीरियस मुद्दों पर। इकोनॉमिक पॉलिसी पे कर लेते हैं बात। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी इतनी सक्सेसफुल है तो फिर
5 बरस के लिए 80 करोड़ लोगों को फिर क्यों मुफ्त अनाज देने की जरूरत है? अब तो कोई पेंडेमिक नहीं है। और तीसरी बात, ये बात सच है हाँ आनंद, कि जब आप इस तरह से अफर्मेटिव एक्शन करते हैं, और मैं रेवड़ी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने कभी रेवड़ी का नाम नहीं लिया, इसलिए कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गरीबों के प्रति। इस पर विनोद जी, इस पर मैं छोटा सा रिएक्शन, आशु फिर आपके पास आ रही हूँ। आनंद विजय, ये सवाल तो जहन में मेरे भी था कि हमने कोरोना के समय पर, पेंडेमिक के समय पर 5 किलो अनाज शुरू किया, फिर बढ़ाया कई किश्तों में उसे, लेकिन अब इकट्ठा 5 साल के लिए बढ़ा देना, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आचार संहिता लगी हो, प्रधानमंत्री खुद विरोध करते हो चुनावी रेवड़ियों का, कोई लॉजिकल ग्राउंड है कि भाई 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक दिया जाए? ये असुरक्षा या फिर कुछ और चुनावी स्ट्रैटेजी आपके लिहाज से क्या है? गरिमा जी, मैं, विनोद जी हमारे बहुत सीनियर हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने ये नहीं कहा कि अर्थनीति अच्छी हो गई या विदेश नीति अच्छी हो गई। मेरी अपेक्षा सिर्फ, मेरा जो कहना था वो सिर्फ ये था कि चुनाव के समय जो नकारात्मक वोटों की बात हो रही थी, तो सकारात्मकता का एक संदेश दिया गया, उस संदेश पर जनता ने वोट दिया। बाद में उन नीतियों का क्या हुआ, उसके लिए अलग बहस हो सकती है। ठीक है, संदेश की आप बात कर रहे हैं। आशुतोष, क्या मैं, क्योंकि 23 में बैठे हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा 5 राज्यों का, और फिर रणबेरी शुरू हो जाएगी लोकसभा चुनावों की, तो इनके पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास बहुत कुछ है गिनाने को, संदेश बहुत सारे हैं, चंद्रयान है, राम मंदिर बन जाएगा, 80 करोड़ 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थी भी हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू काउंट अपॉन। विपक्ष के पास क्या है? सिर्फ ये एक लॉलीपॉप कि मोदी हटाना है। ये मैं थोड़ा सा गंभीरता से समझना चाहती हूं कि क्या इन विपक्ष के गठबंधन को भी ओबीसी का मुद्दा हालांकि लेकर चल रहे हैं, वो क्या इतना इंपैक्टफुल मुद्दा होगा, या फिर कुछ और अपने कॉम्बिनेशन में चीजें शामिल करनी होंगी और संजीदगी से शामिल करनी होगी अगर वाकई गंभीर चुनाव लड़ना है? गरिमा जी, काश इस देश के अंदर मैनिफेस्टो देख के वोट पड़ता। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि मैनिफेस्टो पढ़ के एक आम आदमी वोट डालता है। अगर आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जब इस सरकार की बड़ी तारीफें हो रही हैं, सीएमआई का एक डेटा है बेरोजगारी को लेकर, 10.05%। गूगल करके हम सब लोगों को चेक करना चाहिए कि 1947 के बाद से 10% बेरोजगारी कब हुई है। और इसके हालत यह है कि अक्सर बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर अर्बन फिनोमेना माना जाता है, गांवों के अंदर 10.82% है। और जो 20 साल से लेकर 24 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनके बीच में बेरोजगारी 44% है। यह इस सरकार की उपलब्धि है। लेकिन आपने किसी टीवी चैनल पर इस पर कभी बहस देखी? आपने किसी अखबार में हेडलाइन आपने देखी? नहीं देखी। तो जब आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले नेसो का डेटा आया था और यह कहा गया था कि 45 साल में सबसे ज्यादा इस वक्त बेरोजगारी है। यह सरकार इतनी ईमानदार थी कि उसने चुनाव के बाद माना कि हां, महंगाई के जो आंकड़े थे वो सही थे। आपको किसानों के आत्महत्या के आंकड़े मिलते हैं क्या? नहीं मिलते आंकड़े। नहीं आशु, मैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं, परसों मैंने बेरोजगारी पर बात की, जिस दिन आंकड़े जारी हुए CMIE के, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो परसों तो मैंने बेरोजगारी पर बात की, किसानों पर भी मैं बात करती हूं, मैं महंगाई पर भी बात करती हूं, लेकिन 2024 मुझे समझा दीजिए जरा यहां से कि भाई बेरोजगारी है, लेकिन वोट नहीं करती ना जनता उस पर। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हर दूसरे दिन होता था महंगाई डायन खाए जात है। रोज जरा सा पेट्रोल के दाम बढ़ते थे और पूरे टीवी चैनल में सुबह से शाम तक उस पर डिबेट होती थी, उस पर चर्चा होती थी, रिपोर्टर खड़े किए जाते थे और सुबह से शाम तक। आज होती है क्या?
तो ये मैं कह रहा हूं कि हम लोग कभी कभी विपक्ष को अनावश्यक रूप से गालियां बकते हैं। तो खूब विपक्ष जम के निकले बात पे करते हैं। सड़क पर। विपक्ष क्या 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी निकली थी क्या? कितने बार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी को आपने कितनी बार धरने पर देखा था? लालकृष्ण आडवाणी को कितनी बार धरने पर आपने देखा? सुषमा स्वराज को कितनी बार आपने धरने पर देखा था? बता दीजिए मुझे, मैं तो बैठा हूं, तैयार हूं इस बात को जानने के लिए। लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी थी, जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा अंत में उन सब लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज की तारीख में ब्रजभूषण शरण सिंह का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। इस देश की सरकार इतनी जबरदस्त तरीके से संविधान, संसद, जनता के प्रति जवाबदेह है कि 6 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी महिलाएं कह रही कि इस आदमी ने मेरे साथ छेड़खानी की है, लेकिन सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई। तो हम लोग पहली बात इसको समझ लें किस एनवायरनमेंट में हमारा देश पहुंच चुका है। और उसके बाद 2023 और 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी 5 के 5 राज्य भी जीत जाएं, तो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव का मिजाज और लोकसभा के चुनाव का मिजाज, ये दो बिल्कुल अलग अलग होते हैं और दोनों में अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग तरीके से वोट पड़ते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है वो इंपैक्ट नहीं करेंगे। रशीद किदवई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं गरिमा जी माफ करिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2000 विधानसभा के चुनाव के आधार पर लोकसभा के चुनाव का आकलन करना उचित नहीं है। नहीं, लेकिन विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, ऑप्ट नहीं करेंगे, कोई तो वजह होगी फिर उसकी। 2024 में एकमात्र मुद्दा है और वो है नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हारना अफोर्ड नहीं कर सकते और इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने हारते हुए दिखना अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए। नहीं, लेकिन आप मर्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकते और मर्सिडीज खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते और खरीदना भी चाहते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं खरीदना चाहे, ख्वाहिशें तो हर आदमी की होती है ना। तो इंडिया गठबंधन आज की तारीख में, राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की। राशिद भाई ने कहा जब इंडिया गठबंधन के वोट परसेंटेज देखे गए तो सारे जो ओपिनियन पोल्स करने वाले लोग हैं, वो उसमें से मेरा एक भी ओपिनियन पे मेरी कोई एजेंसी नहीं है, सबने कहा कि लगभग बराबर के वोट परसेंटेज है, लगभग बराबर। अब वो सीटों में कन्वर्ट होता है नहीं कन्वर्ट होता, वो एक अलग तरीके का प्रश्न। रशीद किदवई, एक बात ये आ रही थी राहुल, ठीक है आशु, रशीद किदवई, एक बात ये आ रही थी कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि इनको तो 45% वोट मिला एनडीए को वोट शेयर के हिसाब से, हमारे पास तो 65% का वोट शेयर है, 55% का वोट शेयर है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन, अगर इंडिया यूनाइटेड होता है, गंभीरता से चुनाव लड़ता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाता है, सीट शेयरिंग पर समझौता होता है, ये सारी चीजें अगर हो जाएं तो थोड़ी मुश्किल क्या बनती दिखती है? या फिर 2014 के बाद 19 में एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हो रही थी वो कहीं फुर हो गई और 303 सीटें बीजेपी को मिल गई? देखिए गरिमा, मेरी नजर में विपक्ष जो है बहुत समझदार हो गया, फूक फूक के कदम रख रहा है, उसमें कोई लीडरशिप की टसल नहीं है। कांग्रेस कोई अपना जो जिसे हम कहते हैं बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं है, वो कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार अपने आप को नहीं पेश कर रही है। तमाम लोग राजनीतिक दलों का, जैसा मैंने कहा, राज्यों में अगर क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन अच्छा रहा और कांग्रेस का प्रदर्शन जो जहां पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा टकराव है वहां अच्छा हुआ, तो ये एक ऐसी गणित है जिससे रास्ता साफ है। जहां तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आर्थिक मुद्दे, ये तो देखिए विनोद शर्मा जी और तमाम जिस पैनल में जितने लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि 2, 4, 6 घंटे एक दिन में सब चीजें तैयार हो जाती है। और देश की जनता जो है गरिमा, वो लोगों के सरकारों के खिलाफ वोट देती है। अटल भाई के खिलाफ वोट दिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट दिया, नरसिम्हा राव के खिलाफ वोट दिया, और तब गठबंधन सरकार बनती है। आज की जो जमीनी स्थिति है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जनता जो है, कुछ बड़े बड़े राज्य है, जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है और बंगाल है, इन तमाम राज्यों में अगर एनडीए सरकार के खिलाफ जो है लोकसभा की सीटें जाती हैं और विपक्ष को मिलती है, तो बहुत आसान काम है कि भाजपा जो है वो केवल 225-230 सीटों पर सिमट जाए। संजय, बहुत संक्षेप में अगर बता पाए मुझे, कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि मैं आप ही से चाहती हूं, ऐसी स्थिति दिखती है क्या कि बीजेपी 235-30 तक सिमटती दिखे, या फिर स्थिति 2019 की जैसी होगी? नहीं, संभावनाएं तो दोनों बनी हुई हैं गरिमा जी। 2019 या जैसा रिजल्ट्स भी हो सकता है, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं 225-230 पे भी बीजेपी सिमट सकती है। लेकिन एक बड़ा इफ है, ये संभावनाएं क्या है, ये दोनों
एंड पे रिजल्ट्स कैसे जाएंगे? अगर विपक्षी गठबंधन मजबूत नहीं रहा, मजबूत का मतलब सीट शेयरिंग एक अहम चीज है। अगर आपने एक साझा उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया तो 2030-35 वाली संभावना, और अगर ऐसी बात नहीं हुई और एक दूसरे के खिलाफ अगर लड़ते रहे विपक्षी पार्टियां, तो फिर वो 2019 वाली संभावनाएं दोनों हैं, लेकिन इस संभावना के बीच में एक बड़ा इफ है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर विपक्षी पार्टियां इस प्रश्न चिन्ह को हल कर लेंगी तो बीजेपी 225 पर। लड़ना झगड़ना बंद करना होगा। लेकिन खैर, कुल मिलाकर 1977 जैसी स्थिति अभी देश में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष अगर मजबूती से चुनाव लड़ता है तो 2024 की परिस्थितियां दिलचस्प हो सकती हैं। नतीजे का आकलन करना अभी संभव नहीं, दिलचस्पी का आकलन करना संभव है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। रविवार विशेष में इजाजत दीजिए। प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल।